Hello students, welcome to EduCrux. I am Ritika and in today's class we are going to solve the NCERT exercise of class 11th और हमारा पहला चैप्टर था The Living World. The Living World की जो थ्योरी थी वो हम कर चुके हैं. आज की हमारी क्लास स्पेसिफिकली फोकस करेगी अपनी NCERT एक्सरसाइजेस पे. So without wasting any further time, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से जो कहता है Why are living organisms classified? इसका हिंदी में मतलब समझें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई क्यों करते हैं. क्लासिफाइड जो लिखा गया है उससे हमारा मतलब है जो क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्लासिफिकेशन का पर्पस पूछा गया कि उस क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है. अब आप देखिए, अब आपका नाम क्या है. आपका मान लीजिए आपका नाम है लकी और ये आपका लकी नाम है घर पे, ठीक है. स्कूल में मान लीजिए आपका नाम है साहिल, ये है आपका स्कूल नेम. अब आपके स्कूल वाले दोस्त आपके घर आते हैं और बोलते हैं अरे साहिल भैया, साहिल भाई ऐसे बोलेंगे. तो क्या आपके आड़ पड़ोसी या फिर आपके जो और आसपास रहने वाले हैं जिनको नहीं पता है कि आपका एक्चुअल नेम साहिल है ना कि लकी, क्योंकि वो घर वाले और आड़ पड़ोस वाले तो आपको लकी के नाम से जानते हैं, तो वो साहिल नाम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. तो क्या हुई, एक कंफ्यूजन हो गई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. ये थी एक छोटे से लेवल पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग. इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को आप अगर बड़े लेवल पे समझें, एक प्लांट है जिस प्लांट को अगर मैं एक प्लांट है जिस प्लांट को मान लीजिए मैंने ए कहा इंडिया में और उसी प्लांट को बी नाम से जाना जाता है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है. अब ए प्लांट पे साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं, बी पे स्टडी कर रहे हैं. ऑल्दो द प्लांट मटेरियल जो है वो सेम है, तो रिसर्च जो है वो भी सेम हो रही है. जो मटेरियल है हमारा, स्टडी ऑफ मटेरियल इज द सेम. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. इंडिया वाले कहेंगे हम तो ए ट्री पे कर रहे हैं, यूरोप वाले कहेंगे हम तो बी ट्री पे कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो नाम है वो नाम ही अलग अलग है. इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो काफी ज्यादा अलग है. तो इसी वजह से इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम चीजों का क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लियर. इसी के साथ साथ एक और रीजन है, सबसे अच्छा रीजन है. आप ये समझिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है. ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट आइटम्स हैं. अगर हम इन आइटम्स को एक बॉक्स में डाल देंगे सब क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा. अगर हमें कहें कि हमें सर्कल देखना है यार, तो सर्कल देखने के लिए हमें इतने बड़े बॉक्स में जिसमें ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, हमें सर्कल ढूंढना मुश्किल होगा. वहीं अगर हम क्या करें, हम 4 अलग अलग सेपरेट बॉक्स कर दें, सेपरेट बॉक्स फॉर ट्रायंगल, वन अनदर बॉक्स फॉर सर्कल, स्क्वायर एंड रोम्बस रिस्पेक्टिवली. तो हमें क्या होगा, जब हमें सर्कल ढूंढना होगा तो हम सर्कल वाले बॉक्स पे जाएंगे, सर्कल निकालेंगे और सर्कल से खेल लेंगे, ठीक है. जो भी हमें उससे काम करना है हम वो काम कर लेंगे. सेम रीजन है हमारा क्लासिफिकेशन का. हम क्लासिफाई क्यों करेंगे, एक सिमिलर ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे, अलग सिमिलर ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे, अलग सिमिलर ग्रुप ऑफ आइटम्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे. अगर सारे, जैसे कि मान लीजिए सारे डॉग्स हैं, डॉग्स को हमने रखा एक ग्रुप में, कैट्स को रखा हमने एक ग्रुप में और ह्यूमन बींग्स को रखा हमने एक ग्रुप में. तो अगर हमें इनकी स्टडी करनी है, इन पे रिसर्च करना है, इन पे वर्क करना है, तो ईजी रहेगा हमारे लिए कि हम अलग अलग ग्रुप से स्टडी करें रैदर देन कि सारे ग्रुप जो है इनको कंबाइंड स्टडी करें. इसी वजह से जो क्लासिफिकेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक पर्पसेस, उनको स्टडी करने के लिए, इनफैक्ट उनका नाम देने के लिए. अगर हमें उनकी नेमिंग करनी है, उनका नॉमेनक्लेचर करना है, तो भी क्लासिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. देयरफॉर क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. और हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. यानी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं हमारे वो टाइम से टाइम बदलते क्यों रहते हैं, क्या इनकी वजह है इनके चेंज होने की. सबसे इंपॉर्टेंट वजह तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम के चेंज होने का वो है हमारा टेक्नोलॉजी. पुराने टाइम में जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल टाइम या फिर कन्वेंशनल टाइम, उस टाइम में हम कौन सा कैरेक्टर यूज करते थे, हम करते थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज. मॉर्फोलॉजी लिख देती हूँ मैं, या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट मीन्स द एक्सटर्नल
दैट मीन्स द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर से मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कोई प्लांट स्टडी कर रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी उस प्लांट में, उस प्लांट का एक फ्लावर है, उस फ्लावर की पेटल्स का कलर क्या है, सेपल्स का कलर क्या है, कितने कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, और पेटल्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट किस टाइप की है, किस तरह से वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। सेम तरीका हम सेपल्स में देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो एक्सटर्नली हम देख सकते हैं, हमारी आंखों से जो हम देख सकते हैं, वो सारा आता है हमारा मॉर्फोलॉजी में। क्योंकि पुराने टाइम में इतनी ज़्यादा एडवांस रिसोर्सेज नहीं थे, हमारा माइक्रोस्कोप भी तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये सारी चीज़ें तो हुई नहीं थी। उससे पहले इंसान क्या करेगा, किस तरीके से क्लासीफाई करेगा, यानी कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करेगा, उनको उसको ग्रुप में डालना है, किस बेसिस पर डालेगा। अच्छा यार, इस जो प्लांट है इन सबके फूल आते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं तो इनको एक ग्रुप में डाला, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं तो इनको एक ग्रुप में डाला। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा, मॉर्फोलॉजी को उन्होंने क्राइटेरिया रखा। लेकिन जैसे ही धीरे 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 हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब डेवलप हुआ, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ। इसके बाद अगर हम एडवांस तरीके की बात करें हमारे पास, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडर्न तरीके की अगर हम बात करें, द मॉडर्न वे ऑफ क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी को, तो स्टडी करेंगे, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, इसी के साथ साथ बाकी चीज़ों का एडिशन भी हो जाएगा। एनाटॉमी स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? इट मीन्स द इंटरनल कैरेक्टर स्टडी होगा। इसी के साथ साथ हम प्लांट की फिजियोलॉजी भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ और हम क्या करेंगे, हमारे साथ बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं प्लांट्स पे वो भी होंगे। और एट द एंड हमारे पास आता है मोस्ट एडवांस्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस पे आधारित। हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस पे आधारित होता है, जिसमें हमारे पास आता है हमारा डीएनए की कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं उनकी कॉम्पोजिशन किस तरीके से है, राइबोसोम्स की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है हमारे पास। इसी के साथ साथ जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ट्रांसलेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्रोमोटर किस टाइप के हैं, या फिर इसी के साथ साथ हमारे पास जो टर्मिनेटर्स हैं वो किस टाइप के हैं। ये सारा जो बेस आता है ये हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बेसिस। ऑल दिस फॉर्म द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस होती हैं, टेक्नोलॉजी नई आती जाती है, उसी तरीके से धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो भी चेंज होता रहता है। अगर मान लीजिए पुराने टाइम में सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्या किया गया, कुछ ग्रुपिंग कर दी गई, किसी प्लांट ग्रुप का या फिर किसी एनिमल ग्रुप को एक ग्रुप में रखा गया। लेकिन आज के टाइम में जब हमने उनका डीएनए एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो हमें इनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते, हमें इनको दो अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में रखना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। सो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से जो हमने अर्लियर ग्रुपिंग की थी उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा मिल रही है। पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास 10% थी, आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन हमारे पास 50% है। 50% की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो चेंजेस आए हैं उसी के हिसाब से हम अब नया क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड देयरफॉर दैट इज द रीजन व्हाई दैट एवरी नाउ एंड देन द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कीप ऑन चेंजिंग। आज के टाइम में भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो भी धीरे 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 चेंज होता रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप पढ़ेंगे वो आता है आपका क्लासिफिकेशन में। जब हम अर्लियर स्टडी करते थे तो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक प्लांट्स रख दिए, एक एनिमल्स रख दिए। लेकिन धीरे धीरे से चीज़ें प्रोग्रेस हुई, हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और आज के टाइम में जो हम स्टडी करते हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और फ्यूचर में अगर आप फर्दर रिसर्च में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करता है, और लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को वैलिड मानते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो ये एक डायरेक्ट एग्जांपल है हमारा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। मतलब कि आप कौन कौन से अलग अलग क्राइटेरिया को यूज करेंगे
लोगों को क्लासिफाई करने के लिए जिनसे आप रेगुलरली मिलते हो। सिंपली आपसे एक एक्सरसाइज है जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करती है, जो कि ये पूछना चाहती है आपसे कि अगर आपको एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे दिया जाए या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे दिया जाए तो आप क्या क्राइटेरिया यूज करोगे उनको क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसमें आप जितना भी एनालिसिस कर सको वो अच्छा है, एंड देयर इज नो करेक्ट और नो रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप कोई भी क्राइटेरिया अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहले जो नजर जाता है वो क्या जाता है, उनके जेंडर पे जाता है। ठीक है, सबसे पहला उनके जेंडर पे जाएगा, आइदर दे आर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी उनका जेंडर है उस पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, अगर हम स्किन कलर के बेसिस पे भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो स्किन कलर के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। हाइट के बेसिस पे लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं, वेट के बेसिस पे भी लोगों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्लासिफाई कर सकते हैं हम, हेयर की लेंथ कितनी है। ठीक है, हेयर लेंथ जो है वो कितनी है, और ये सारी क्या है हमारे पास क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। अगर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फिर क्वालिटेटिव क्राइटेरिया की बात करें तो उनका हम बोल सकते हैं कि टोन कैसी है, बात बोलने का तरीका कैसा है, हाई पिच में बोलते हैं, लो पिच में बोलते हैं। ठीक है, जो काम बिहेवियर है, फिर एग्रेसिव बिहेवियर है, वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे ट्रेड्स जो ही आते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव ट्रेड्स में। और जब हम जनरली क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्वालिटेटिव ट्रेड्स तो यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स दैट वी यूज आर क्वांटिटेटिव ट्रेड्स लाइक दीज ट्रेड्स। ठीक है, जिन चीज को हम क्वांटिफाई कर पाए हम जनरली वो ट्रेड्स हम यूज करते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आप कोई भी और क्राइटेरिया अगर आप यूज करना चाहें, लिखना चाहें तो वो वैलिड माना जाएगा। देयर विल बी नो रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है तो आप जस्ट सिंपली इसको लिख के इन पॉइंट्स को बता सकते हो, इनको 1 लाइनर में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा मार्क्स का पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे ज्यादा मार्क्स का पूछ लिया जाए तो आप ये पॉइंट्स लिखा के आप इसी के साथ साथ इस पॉइंट का एक एडिशन कर सकते हैं, आप कोई टेबल बना सकते हैं। यू कैन randomly form a table. You can randomly form a table and randomly divide people. Clear? You can randomly divide people that therefore I have total number of 6 people. 6 लोग हैं जिनसे मैं ऑफन मिलता हूँ और उन 6 लोगों को मैं डिवाइड करना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया रखा हमने जेंडर का, जिसमें से हमारे पास अगर हम बात करें तो मेल थे हमारे पास 4 और फीमेल थी हमारे पास 2। क्लियर, फीमेल थी हमारे पास 4। इसके बाद अगर हम स्किन कलर का क्राइटेरिया का यूज करते हैं, स्किन कलर का अगर हमने क्राइटेरिया यूज किया तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास फेयर स्किन टोन के थे हमारे पास सिर्फ 1 लोग, और हमारे पास डार्क या फिर डस्की स्किन टोन के हमारे पास लोग थे 5। ठीक है, इस तरीके से हम हाइट का क्राइटेरिया रख सकते हैं, वेट का, हेयर लेंथ का। इसके अलावा आपके पास जितने भी क्राइटेरिया अगर आप सोच सकते हैं वो सारे के सारे क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं। इस टाइप की टेबल जो है वो आप बना के आंसर कर सकते हैं आपके एग्जाम में। इज दैट क्लियर? तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, जब भी हमने टेक्सोनॉमी स्टडी किया, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स एंड देयर पॉपुलेशंस। क्लियर? टेक्सोनॉमी को अगर मेरे तरीके से हम स्टडी कर पाए तो टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स हैं। देयर आर 4 स्टेप्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, दूसरा हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। ये 4 स्टेप्स हैं। आपसे पूछा गया है स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है कि आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे इंडिविजुअल्स या पॉपुलेशंस की, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से हमें ये देखने को मिलता है जनरली
हमने किसी प्लांट मटेरियल का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैंगो ट्री है, हमारे पास एक मैंगो ट्री है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया कि इस पेड़ पे तो इस तरह के पत्ते होते हैं और एक फल लगता है, एक फ्रूट लगता है जो कि येलोइश कलर होता है आफ्टर इट्स राइपनिंग, और टेस्ट में उसका एक यूनिक टेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा ट्री जो कहीं पे भी अवेलेबल ना हो, ये सारे के सारे एक जैसे ट्री दिखते हैं। ये हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में हमने बताया है। ठीक है, उसके बारे में हमने बताया है। इसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके देखिए। मान लीजिए अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप सब कजन्स बैठे हो और आप एक रिश्तेदार की एक्टिंग कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग ऑफ अ रिलेटिव, और आप मिमिक कर रहे हो उस आपके रिलेटिव को, आप बताते हो वो तो ऐसे बोलते हैं, वो तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हो। और फिर क्या करेंगे, आपके कजन्स गेस करेंगे कि आपने किस रिलेटिव का एक्टिंग की, है ना, आपने किस रिलेटिव की एक्टिंग की, आपके कजन्स गेस करेंगे। तो आपके कजन जो गेस कर रहे हैं वो हुआ आइडेंटिफिकेशन। आपने जो उनकी मिमिक्री की, दैट इज द डिस्क्रिप्शन, और उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, उन्होंने पहचान लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे तो वो करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे तो मेरे चाचा जी करते हैं, हाँ, चाचा जी इज द करेक्ट, चाचा जी की एक्टिंग कर रहे थे, हाँ चाचा जी की एक्टिंग कर रहे थे। वो क्या हुआ, वो हमारा हुआ आइडेंटिफिकेशन स्टेप। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन स्टेप से हमें रिकॉग्नाइज होता है जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो बताया गया है, वो किस बारे में बताया गया, वो किसके रिलेटेड बताया गया है, वो सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं आइडेंटिफिकेशन के स्टेप से। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है आइडेंटिफाई द करेक्टली। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, करेक्टली पूछा गया है, कभी कभी इनकरेक्टली भी पूछ लेते हैं आपसे कि सारे करेक्ट दिए हूं, इनकरेक्ट बताओ, तो ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का करेक्टली रिटन नेम कौन सा है, मैंजीफेरा इंडिका और नीचे या फिर नीचे वाला मैंजीफेरा इंडिका, दोनों के दोनों क्या लिखे हैं, इटैलिक्स में लिखे गए हैं। सबसे पहले आंसर करने के लिए चलो रूल्स देख लेते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, व्हाट आर द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला रूल क्या होगा कि नेम जो है वो बाइनोमियल होगा। कैसे होगा, दो पार्ट होंगे एक नेम के, जिसको हम बोलेंगे जेनेरिक नेम, जो कि रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास स्पीशीज को, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रूल आता है वो क्या है कि जेनेरिक नेम जो है हमारे पास, जेनेरिक नेम जो लिखा जाएगा उसका फर्स्ट लेटर जो है, उसका फर्स्ट लेटर आएगा हमेशा कैपिटल में, बाकी सारे के सारे आएंगे आपके पास स्मॉल में, बाकी सारे के सारे हम लिखेंगे स्मॉल में। बस जेनेरिक का जो पहला लेटर होगा, पहला अल्फाबेट जो होगा वो होगा कैपिटल में। क्लियर। उसके बाद थर्ड रूल जो है हमारा थर्ड रूल कहता है कि इनको आप वर्ड्स को लैटिन लैंग्वेज में लिखो, और इसी के साथ साथ इनका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट इटैलिक्स में होना चाहिए, फ़ॉन्ट हमारा इटैलिक्स में होना चाहिए। अब अगर हम टाइप नहीं कर रहे हैं, टाइप करेंगे तब तो हम इटैलिक्स कर देंगे उसका, लेकिन अभी मैं जैसे हाथ से लिखा है, ठीक है, तो इटैलिक्स में नहीं लिख पाऊंगी। तो क्या रूल है, इफ हैंड रिटन का क्या रूल है, इफ हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसकी यहीं पे मैंने लिखा है मैंजीफेरा, अंडरलाइन किया, इंडिका अलग अलग अंडरलाइन किया। ज्वाइन नहीं करनी है लाइन को, अलग अलग अंडरलाइन आपको करना है। इसी से आपका करेक्ट आंसर आ जाता है मैंजीफेरा इंडिका या फिर नीचे वाला मैंजीफेरा इंडिका। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैंजीफेरा इंडिका एंड देयरफॉर दिस इज द करेक्ट नेम। ऊपर वाले नेम में क्या मिस्टेक है,
ऊपर वाले नेम में मिस्टेक है, जो आई है ये कैपिटल है। हमने देखा था कैपिटल लेटर सिर्फ जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर होगा। कैपिटल लेटर हमारा जो होगा वो सिर्फ जेनेरिक का फर्स्ट अल्फाबेट होगा। स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा। तो दो ऑप्शन है, इंडिका में आई कैपिटल था, इसमें इंडिका में आई स्मॉल था। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन, दैट इज मेंजिफेरा इंडिका, वेयर एम इज रिटन इन कैपिटल एंड द अदर अल्फाबेट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। इसी के साथ साथ कभी आपको दे दिया जाता है ऊपर वाला फॉन्ट जैसे लिखा है, जैसे आइडेंटिफाई लिखा है ना नॉर्मल फॉन्ट में, नॉर्मल फॉन्ट होगा, एक फॉन्ट होगा इटैलिक्स वाला। तो इटैलिक्स में लिखा जाता है, रूल है हमारे पास कि जो फॉन्ट है वो लिखा जाएगा हमारा इटैलिक्स में। तो करेक्ट हो गया हमारे पास इटैलिक्स वाला। क्लियर है। कभी कभी दे दिया जाता है आपको कि जीनस और स्पेसिफिक जो नेम होते हैं वो भी आपको अलग अलग दे दिए जाते हैं, जिसमें लगता है कि नाम गड़बड़ होता है, तो वो नाम भी कभी कभी गलत होता है। इसी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास कि जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जब हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो हमारा जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम जो है वो सेम नहीं हो सकते, वो सेम जो है वो नहीं हो सकते। जैसे कि अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें, जहां पे इसकी मेंजिफेरा लिखा है मैंने, तो मेंजिफेरा मेंजिफेरा ये नहीं हो सकता, ये गलत होगा किसके केस में, प्लांट्स के केस में, ये गलत होगा प्लांट्स के केस में। और वहीं अगर क्या लिख दूं मैं, मेंजिफेरा, एग्जाम्पल दे दी मेंजिफेरा ऑल्दो इज यूज्ड फॉर मैंगो, हम लिख दे मेंजिफेरा मेंजिफेरा, ये जो है ये करेक्ट होगा एनिमल्स के केस में। ठीक है। ऐसे साइंटिफिक नेम्स जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों के दोनों सेम हो, उनको हम बोलते हैं टोटोनिम्स। क्लियर, उनको हम बोलेंगे टोटोनिम्स। और टोटोनिम्स प्लांट्स किंगडम में अलाउड नहीं होते, एनिमल किंगडम में, एनिमल क्लासिफिकेशन में, एनिमल नॉमेनक्लेचर में ये अलाउड है, और दो प्लांट नॉमेनक्लेचर में यानी कि बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में ये अलाउड नहीं है। क्लियर, ये प्लांट्स केस में अलाउड नहीं है, एनिमल क्लासिफिकेशन में ये अलाउड है। और वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट पूछा गया था, मेंजिफेरा इंडिका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एम कैपिटल है एंड आई स्मॉल है, यहाँ पे आई कैपिटल था, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है डिफाइन अ टेक्सोन। टेक्सोन की डेफिनेशन पूछी गई है आपसे। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कहा गया है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। अलग अलग हायरार्किकल लेवल्स पे टेक्सा के आपको एग्जांपल देने। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा गया है आपसे, जिसमें पूछा है हमसे कि टेक्सोन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अ टेक्सोन। टेक्सोन इज एनी कैटेगरी, टेक्सोन इज एनी कैटेगरी, इट इज एनी कैटेगरी एट एनी लेवल या फिर एट सम लेवल। किसी एक लेवल पे कोई एक कैटेगरी बना दी गई है, उस कैटेगरी को हमने नाम दिया है टेक्सोन। क्लियर, किसी भी एक लेवल पे एक कैटेगरी को यानी कि एक ग्रुपिंग को हमने नाम दिया है टेक्सोन। टेक्सोन हम कब बोलेंगे, टेक्सोन हम कब बोलेंगे, टेक्सोन टर्म जो है वो यूज होगी while we are talking about singular things and texa यूज होगा जब हम प्लूरल टर्म में यूज करते हैं। both these words are the same, कंफ्यूज नहीं होना है टेक्सोन और टेक्सा के बीच में। टेक्सोन यूज होगा सिंगुलर में, टेक्सा यूज होगा प्लूरल में। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। टेक्सा के कुछ एग्जांपल्स पूछे गए हैं आपसे अलग अलग हायरार्किकल लेवल्स पे। आपको फ्लो चार्ट जो मैंने याद कराया था, आई होप आप सबको याद होगा, जो फ्लो चार्ट जो है जो हमने पढ़ा था, हमारा फ्लो चार्ट जो है जो हमने देखा था, उस फ्लो चार्ट में हमने स्टडी किया था सबसे बेसिक लेवल, सबसे स्टार्टिंग का जो लेवल है हमारा वो क्या, कहाँ से स्टार्ट होता था, वो हमारा स्टार्ट था स्पीशीज लेवल से। स्पीशीज, हमारी स्पीशीज के बाद हमारा आया था जीनस। ठीक है, स्पीशीज के बाद हमारे पास आता है जीनस। जीनस के बाद क्या आएगा, जीनस के बाद आती है हमारी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम
फाइलम, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा किंगडम। और लास्ट में हमारे पास क्या आया? लास्ट में हमारे पास आएगा किंगडम। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? जीनस स्पीशीज से स्टार्ट हुआ। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये सीरीज जो है बच्चों, ये आप जितनी जल्दी याद कर लो उतनी ही इजी आपके लिए रहने वाला है आगे के हमारे क्वेश्चंस, आगे के आपकी स्टडीज। ठीक है, ना कि ये सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरी 11th क्लास में भी इंपॉर्टेंट रहेगी, पूरी 12th क्लास में काम आएगी। फर्दर आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल होते हो, किसी भी बायोलॉजिकल स्टडीज से आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, रिसर्च करते हो, ये सीरीज आपके काम आने वाली है। दिस विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट यू विल कम अक्रॉस एवर इन योर बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद करनी ही पड़ेगी। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। इसको इजी से तरीके से आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? आप अपने आप को एज इंडिविजुअल देखिए, हम एज ए इंडिविजुअल एक स्पीशीज है। ठीक है, आप बच्चों क्लास में किसी के साथ बैठते हैं, किसी बेंच पे आपके बगल में कोई बैठता है, आप और आपके साथ जो बैठ रहा है, दो जने हो गए, उसको मिला दिया हमने जीनस। ठीक है, आप दोनों मिलके क्या हो गए? जीनस। अब आप दो लोग हो, आपके आगे पीछे वाले जो आपके बैठते हैं आपका दोस्त है, आपका क्या है? फ्रेंड सर्कल है, आपके आजू बाजू वाले बैठने वाले। ठीक है, तो क्या हो गई आपकी फैमिली। इसको वैसे भी फैमिली, हम हमारे दोस्तों को क्या बोलते हैं? हमारे फ्रेंड्स आर आवर फैमिली। तो क्या हुआ? हमारी फैमिली बन गई। अब आप एक रो में बैठते हो क्लास में, एक पर्टिकुलर क्या होता है आपका? एक ऑर्डर होता है क्लास में बैठने का, जिसको हमने नाम दिया ऑर्डर। अब अलग अलग ऑर्डर हैं, उस सबसे मिलके क्या बनी? सबसे मिलके आपकी पूरी की पूरी क्लास बनी, जिसको हम क्लास ही बोलते हैं। अब क्या है क्लास? आपका एक फ्लोर है, उस पूरी फ्लोर को हमने बोल दिया फाइलम, और आपकी एक बिल्डिंग है, आपकी पूरी स्कूल है, उसको हमने नाम दे दिया किंगडम। ठीक है, इंडिविजुअल से शुरू होके हम आपके पूरे के पूरे स्कूल को हमने कवर किया है। इस तरीके से इजी तरीके से आप ये सीरीज जो है ये याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। किसी कैटेगरी का नाम पूछा गया था, अलग अलग लेवल से पूछा गया था, हमने पूरी सीरीज बता दी है। ठीक है, ये आप एग्जांपल जो है ये आप दे सकते हैं। इसमें अगर आप स्पेसिफिकली जाना चाहें, अगर ज्यादा स्पेसिफिकली जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं जीनस में, अगर जीनस लिखा हो तो आप जीनस में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था मेंजिफेरा, मेंजिफेरा जीनस में लिख सकते हैं। अगर आपसे स्पीशीज में अगर आपको लिखना हो, स्पीशीज में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मेंजिफेरा इंडिका। क्लियर? मेंजिफेरा इंडिका, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि स्पीशीज में हम क्या लिख सकते हैं? सोलेनम ट्यूबरसम हम लिख सकते हैं। ठीक है, जीनस में हमने क्या लिखा? सोलेनम लिखा। फैमिली में हमने लिख दिया सोलेनेसी। इस तरीके से हमारे किंगडम में हमने आ गया, हमारा प्लांट किंगडम आ जाएगा। इस तरीके से सीरीज जो है हमारी बढ़ती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है आपसे ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपको दी गई है, आपसे करेक्ट सीक्वेंस जो है वो पूछा गया है। ठीक है, अब 3 सीक्वेंस दी गए हैं, आपको एक बार देख लेते हैं। पहला सीक्वेंस कहता है स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस कहता है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम। और थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका कहता है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। फटाफट से हम अपनी सीरीज बना लें, फटाफट से हम अपनी सीरीज जो है वो लिख लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हम इजीली कर पाए। क्या आता है हमारे पास? स्पीशीज, जीनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा किंगडम। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आएगा किंगडम। ये हमने हमारी सीरीज जो थी ये सीरीज बना ली। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम एंड किंगडम। स्पीशीज ठीक है, चलिए स्पीशीज ठीक है। स्पीशीज के बाद ऑर्डर आता है, स्पीशीज के बाद हमारे पास क्या आया? स्पीशीज के बाद हमारे पास ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद हमारे पास फाइलम आया एंड फाइलम के बाद हमारे पास आया किंगडम। ये सीरीज क्या है? ठीक है, दिस आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऐसा नहीं करना है बच्चों कि एक ऑप्शन ठीक दिख गया तो उसको आंसर में लिखा है, बाकी के ऑप्शंस भी आपको चेक करने, अगर आप चेक कर सकते हो तो टाइम है, सब कुछ है, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि बाकी के ऑप्शंस भी आप एक बार चेक कर लीजिए।
हमारे पास तो टाइम है कि नहीं टाइम, तो थोड़ा सा टाइम तो हम ले सकते हैं। चलिए बाकी का ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है जीनस स्पीशीज, पहले में इन्होंने गड़बड़ कर दी, जीनस लिखा है फिर स्पीशीज लिखा है और उसके बाद इन्होंने ऑर्डर, उसके बाद इन्होंने किंगडम, तो ये चेंज हो गया, जीनस नहीं पहले आएगी हमारी स्पीशीज। तो ऑप्शन बी जो है वो तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन ने लिखा है स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ठीक है। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये जो सीक्वेंस है ये ठीक है, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम, तो ये भी क्या है, ये भी एक करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी, बोथ दीज सीक्वेंसेस आर करेक्ट, सिर्फ बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। और हमेशा बच्चों क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड कीजिए, जितना भी हो सके अपने काम माइंड से, पीसफुल माइंड से क्वेश्चन को रीड कीजिए। पूछा है करेक्ट तो हमने करेक्ट बता दिया है, कभी कभी होता है इनकरेक्ट पूछा होता है और हम जल्दबाजी में करेक्ट पढ़ लेते हैं उसको, करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, ठीक है। ये चीजें जो हैं ये मिस्टेक्स होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल, बट वी शुड कॉन्शियसली ट्राई कि हम इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाए। ध्यान से पढ़ा हमने, करेक्ट पूछा था और हमने आंसर कर दिए हमारा सही, हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं। और जरूरी नहीं है कि जब आपसे पूछा जाए 3 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हो तो एक ही करेक्ट होगा, नहीं, हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो पाए, जैसे कि हमारे पास इस सवाल में हुआ कि मल्टीपल ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट मिले हैं। तो इसी वजह से सारे ऑप्शन जो हैं वो अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है और उसी के बाद आपको अपना आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हमारा 8th क्वेश्चन कहता है ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज का मीनिंग पूछा गया है आपसे और कहा गया है डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अनदर, एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर। मतलब कि हमसे पूछा गया है, सिंपली अगर हम बात करें इसको सिर्फ सिंपल भाषा में अगर तोड़ लिया जाए, कभी भी बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसको क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में उसको तोड़ के फिर स्टडी करना है, फिर उसको समझना है और उसको अच्छे से समझने के बाद ही आप बच्चों आपको अपनी आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। स्पीशीज पूछा गया है हमसे कि स्पीशीज जो है वो क्या होती है। 2 तरीकों से हमें स्पीशीज की डेफिनेशन देनी है। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो हम देंगे प्लांट्स और एनिमल्स के रिगार्डिंग, दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमें देनी है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, ठीक है। ये पूछा है सिंपली, अगर इसको भी और सिंप्लीफाई करें, इसी स्टेटमेंट को अगर और सिंप्लीफाई अगर हम कर दें, प्लांट्स एनिमल्स पूछा गया है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हमारे पास आ गया प्रोकैरियोटिक। सिंपली पूछा है अगर हम स्पीशीज को डिफाइन करते हैं तो क्या वो डेफिनेशन अलग होगी यूकैरियोटिक के लिए या फिर प्रोकैरियोटिक के लिए, या फिर वो डेफिनेशन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के लिए सेम होगी। विल दैट डेफिनेशन विल बी डिफरेंट फॉर दीज 2 ग्रुप ऑफ आइटम्स और विल इट बी सेम, सिंपली ये पूछा गया है। और सेम है तो क्या है, डिफरेंट है तो क्या है, वो भी आपको बतानी है, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर की। स्पीशीज की डेफिनेशन जो है यूकैरियोटिक के लिए और प्रोकैरियोटिक के लिए अलग अलग रहेगी, क्लियर। यूकैरियोटिक के डेफिनेशन की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सिस्टम में स्पीशीज को डिफाइन करते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस जहां पे इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, एनाटॉमिकली सेम हो और उसी के साथ साथ वो रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, वो आपस में इंटरब्रीड कर पाए और इंटरब्रीड करने के बाद एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। रिप्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इनब्रीडिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ पे ये है कि फर्टाइल प्रोजेनी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर पाए, क्लियर। देयरफॉर लिख देते हैं हम, क्या बात की हमने बात की स्पीशीज की डेफिनेशन की। क्या होगी स्पीशीज की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या है, जो मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, जो एनाटॉमिकली सेम हो, इसी के साथ साथ जो रिप्रोड्यूस कर पाए, जो रिप्रोड्यूस करके क्या बना पाए, फर्टाइल प्रोजेनी जो है
वो बना पाए। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो, अगर हमने देखा है खच्चर का, खच्चर में क्या है, फीमेल हमारे पास हॉर्स होता है, मेल डंकी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है म्यूल, MULE, म्यूल। म्यूल को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं खच्चर। अब खच्चर अगर आप बोलोगे खच्चर एक स्पीशीज है कि हमने हॉर्स और डंकी को आपस में रिप्रोड्यूस करा के हमने एक नई स्पीशीज क्रिएट कर दी, कि ह्यूमन बींग्स इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने स्पीशीज ही क्रिएट कर दी? नहीं, फिर तो नेचर का अगर हम सुप्रीम पावर बोलते हैं उसका कोई रोल ही नहीं हुआ। नेचर स्पीशीज क्रिएट करता है, दैट वी ऑल एग्री। ह्यूमन बींग्स कब से स्पीशीज क्रिएट करने लग गए? लेकिन अगर हम देखा जाए हॉर्स और डंकी के मेल से हमने क्या बना दिया, हमने जब खच्चर बनाया, म्यूल जब हमने बनाया, तो क्या हम उसको एक स्पीशीज कंसिडर करेंगे? एंड द आंसर इज नो, वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ स्पीशीज एंड द रीजन इज हियर, क्योंकि जो खच्चर है, एक खच्चर दूसरे खच्चर से मिलके रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल प्रोजेनी नहीं बना सकता। खच्चर जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, वो फर्दर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रखता है। इट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस and give the fertile progeny, therefore that mule will not be considered as a species. Clear? इसलिए species की जब definition हम बात करते हैं तो ये जो थर्ड पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए और रिप्रोडक्शन के साथ साथ फर्टाइल प्रोजेनी जो है वो मिलनी चाहिए, वो बननी चाहिए। इसी के साथ अगर हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स की अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली क्योंकि सेम होगी और एनाटॉमिकली वो सेम दिखेंगे। मॉर्फोलॉजी की इतनी बात ही नहीं आई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सिस्टम जनरली क्या होते हैं, हमारे पास यूनिसेलुलर सिस्टम्स होते हैं, जिनमें क्या होना चाहिए, इनमें भी मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली सेम होना चाहिए। लेकिन फर्टाइल प्रोजेनी वाली जो बात है वो बात प्रोकैरियोट्स में एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि इनमें हमारे पास फर्टाइल प्रोजेनी से हमें कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। दे रिप्रोड्यूस सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही इनका रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाता है। असेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्टाइल प्रोजेनी वाला जो पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यूकैरियोट्स में, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जब हम प्रोकैरियोट्स में स्पीशीज को डिफाइन करते हैं। दैट इज द ओनली मेजर डिफरेंस। Otherwise, the definition of species will remain the same in case of prokaryotes and in case of eukaryotes. I hope this definition and these things are very very clear to you now. Next question की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन कहता है define the following terms. आपसे 5 टर्म दी गई है, 5 टर्म आपसे पूछी गई है, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। अगर आप इनको डिफाइन करने बैठे कि क्या है स्पेसिफिकली, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे देखा जाए। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, सीरीज बना लेनी है अपनी, ठीक है। सबसे पहले अपनी जो सीरीज होती है, अपनी सीरीज फट से बना लेती है, ठीक है। साइड में एक रफ नोटबुक लीजिए या फिर रफ लाइन लगा लीजिए, रफ पेज लीजिए, वहां पे आप अपनी सीरीज जो है वो बना लो, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी सीरीज जो है वो बना ली है। लास्ट में हमारे सीरीज के लास्ट में क्या आता है, हमारे किंग आते हैं, किंग जी आते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया किंगडम, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया किंगडम। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ठीक है, बन गई सीरीज। फाइलम पूछा गया सबसे पहला। फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ क्लासेस को हम बोलते हैं फाइलम। उससे ऊपर वाला जो टर्म है उसको यूज कर लो आप, ठीक है। सिंपली तरीके से अगर आप उसको डिफाइन कर पाओगे, हाउ डू यू डिफाइन अ फाइलम? फाइलम इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस जो क्या हो, जो कुछ ना कुछ हद तक क्या हो, सिमिलर कैरेक्टर्स को शेयर करती हो। ये सिमिलर कैरेक्टर्स लाइन तो है ना, सब में आप सेम रहेगी, क्योंकि एट द एंड वो एक किंगडम है। प्लांट किंगडम एक किंगडम क्यों है? क्योंकि उसमें सारे के सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स बेसिक चीज तो शेयर करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे सारे के सारे प्लांट्स, सन जो है उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। जो बेसिक नेचर है प्लांट का वो तो सेम रहेगा, तो किंगडम जो है वो सेम रहेगा। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो तो सेम रहेंगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स बदलती हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, जिसकी वजह से हम फर्दर क्लासिफिकेशन तक जाते हैं, स्पीशीज तक हम उनको क्लासिफाई करते हैं। स्पीशीज से फर्दर भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, वेराइटीज होती है हमारे पास, कल्टीवार होता है हमारे पास, वो सारी स्पीशीज से ऊपर की भी क्लासिफिकेशन आती है, जो कि अभी हमारी स्टडी से बाहर है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बस
स्पीशीज तक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है क्लास। क्लास के बारे में पूछा गया है कि क्लास क्या है। अब क्लास से ऊपर है ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टर्स। फैमिली का पूछा गया है आपसे, फैमिली क्या है? फैमिली इज ग्रुप ऑफ जीनस। सिंपली रैंडम ग्रुप नहीं है, ये मत समझना है कोई रैंडम ग्रुप है, रैंडम ग्रुप को मिला के एक फैमिली बना दी, नहीं, रैंडम नहीं है, उनको कुछ शेयर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए। ग्रुप ऑफ जीनस दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टर्स। इन सब में रैंडम ग्रुपिंग नहीं है, सब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो शेयर करते हैं। क्लियर? ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर से ऊपर है फैमिली, तो हमारे पास आ गया ग्रुप ऑफ फैमिलीज। लास्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय द जीनस। जीनस हमारे पास क्या आ गया? ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ग्रुप ऑफ स्पीशीज जैसे कि क्या है? पैंथरा, लियो, पैंथरा, टाइग्रस। शेर और टाइगर हमारे पास किस जीनस में आएंगे? हमारे पास पैंथरा जीनस में आएंगे, ऑल्दो उनकी स्पीशीज जो है वो अलग अलग है। पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उनका जीनस जो है वो सेम है। क्लियर? इस तरीके से अगर आपको कोई भी टेक्सोनॉमी कैटेगरी डिफाइन करनी हो तो फटाफट से आप सीरीज बनाइए, और सीरीज बना के उससे जो ऊपर वाला है उसका ग्रुप होगा, उससे आप उसको क्या है डिफाइन इजीली कर सकते हो। बस सबके डेफिनेशन में लास्ट में आपको ऐड कर देना है दैट शेयर द सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। लास्ट में ये आपको सबके ऐड करना है दैट शेयर द सिमिलर कैरेक्टर, दिस शुड बी एडेड। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरीके से आप कोई भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनमें से कोई भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपसे पूछी जाती है तो आप इजीली उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिफाइन करके बता सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो आपको बतानी है किसी भी प्लांट का या फिर एनिमल का एग्जांपल लेके। आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें लास्ट समरी से पहले एक टेबल है, ठीक है, बिफोर समरी। हर चैप्टर के बाद समरी दी जाती है चैप्टर की, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर की समरी से पहले क्या है, एक टेबल दी गई है आपको। उस टेबल में टेक्सोनॉमिक हायरार्की से रिलेटेड आपको प्लांट्स के एग्जाम्पल और एनिमल्स के एग्जाम्पल जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। इस केस में मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको किस तरीके से लिखना है। आप वो टेबल जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं, उस टेबल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, जो भी आपको ईजी लगे याद करने में वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी प्लांट का या फिर इसी एनिमल का लेना है। जब आपसे रैंडम एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप कोई भी प्लांट या एनिमल का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको इजी तरीके से आप उसको मेमोराइज कर पाएं। आपको टेबल दी गई है समरी से पहले, उस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं, या फिर कोई और एग्जाम्पल आप गूगल कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप वहां से कोई भी टेक्सोनॉमिक हायरार्की का एग्जाम्पल लेके आप वहां से याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली पूछा गया, सिंपली आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे। स्पीशीज थी हमारे पास, स्पीशीज में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया पैंथरा लियो, लिखा। इसका जीनस क्या आया, इसका जीनस हमारे पास आता है पैंथरा, ठीक है। जीनस के बाद हमारे पास क्या आएगा, फैमिली आएगी। इसकी हमारे पास फैमिली क्या आएगी, फेलिडी। इस तरीके से आप इसका सारा कंप्लीट करके ऑर्डर तक, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगी हमारे पास, फाइलम आएगा, और हमारे पास क्या आएगा लास्ट में, किंगडम है। किंगडम में एनिमल आएगा, फाइलम में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कॉर्डेट्स आएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास क्या बच गया, क्लास। क्लास में हमारे पास आएंगे मैमेलिया आएगा, ये सारी तरीके। और हमारे पास क्या बच गया, ऑर्डर। ऑर्डर में आएगा हमारे पास कार्निवोरा, कार्निवोरा, हमारे पास मैमेलिया, हमारे पास मैमेलिया आएगी हमारे पास क्लास में। फाइलम में हमारे पास आएगा कॉर्डेट्स। फाइलम जो बच गया हमारे पास, फाइलम में हमारे पास आएगा कॉर्डेट्स। लास्ट में आ गया हमारा किंगडम। किंगडम में हमारे पास आएगा एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमलिया, ठीक है। क्लियर?
इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी ये पूरा का पूरा किसका एग्जाम्पल दिया है आपको, शेर का एग्जाम्पल, ठीक है, शेर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इस तरीके से आप किसी भी और प्लांट का एग्जाम्पल भी आप लेके लिख सकते हैं, ठीक है। सोलेनम टुबरोसम ले लीजिए, आलू ले लिया हमने, सोलेनम हो गया, सोलेनेसी फैमिली हो गई। इस तरीके से आप उसको फर्दर डिफाइन किंगडम तक, जो कि प्लांट का किंगडम होगा, वहां तक आप उसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है वो देनी है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब ही ये है कि आपको इस सीरीज में देना है, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, हाँ जी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिक्स मैच नहीं कर सकते हैं। जब आपसे स्पेसिफिकली कहा गया कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आंसर चाहिए, तो आप पहले स्पीशीज, उसके बाद ऑर्डर दे दो, फिर जीनस बता दो, फिर पहले किंगडम बता दो, फाइलम बाद में बता दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो सीरीज दी गई है इसी सीरीज में ही आपको आंसर करना है, ठीक है। ये जो सीरीज है इसी सीरीज में ही आपको आंसर जो है वो अपना करना पड़ेगा। इस सीरीज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको ये सीरीज भी याद होनी चाहिए और इस सीरीज के साथ साथ आपको एक प्लांट का और एक एनिमल की सीरीज जो है ये भी आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इसी के साथ साथ हमारी ये जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी पहले चैप्टर की खत्म हो जाती है। आई होप जो मैंने आपको समझाया हो आपको समझ आया हो, और इस तरीके से हम जो आगे की हमारी एक्सरसाइजेज हैं बाकी चैप्टर्स की वो भी हम करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।